मनफरह नीचे वाले पोर्शन के काम से फारग होकर अनाबिया को नहला धुलाकर इसे तैयार करके ऊपर अपने साथ ही ले आई थी। मनफरह कमरा खोलने में तजबजब का शिकार थी। जानती थी अंदर महरीन के इस्तेमाल की हर शय मौजूद होगी जो इसे एक बार फिर महरीन की यादों के जहान में ले जाएंगी। याद आएगी तो जख्म फिर ताज़ा होगा और हज़्म व मलाल का सिलसिला भी दोबारा शुरू हो जाएगा। लेकिन बहरहाल अब इसे अंदर जाना ही थी क्योंकि वो शरीम से कमरा साफ करने का कह चुकी थी। नाप पर हाथ रखा और इसे घुमाया तो दरवाज़ा खुलता चला गया। अंदर दाखिल हुई तो वाक़ईता महरीन की हर चीज़ अब भी इसकी मखसूस जगह पर रखी थी। 3 माह गुजरने के बाद भी शरीम ने एक भी चीज़ को टिस से मिस नहीं किया था। मनफरह को ये सब देखकर एक गोना सुकून मिला कि शरीम ने इसके जाते ही इसकी चीज़ें हटा नहीं दी थी बल्कि अब तक उन्हें संभाल रखा था। अनाबिया को बेड के वस्त में तकिए के साथ लगाकर बैठाया और इसके आगे इसके टिवाइज रखकर खुद काम में मसरूफ हो गई। सिंगार मेज़ को और इस पर सुनी एक एक चीज़ को अच्छी तरह साफ किया जहां इसे शरीम और महरीन की हर चीज़ नजर आई। न आंखों से उन्हें देखती आसूदगी से मुस्कुराती और अच्छी तरह डिस्क साफ करके आहतियत से दोबारा इसकी जगह पर रख देती। सिंगार मेज़ के बाद अब इसका रुख अलमारी की तरफ था। पहला कपबोर्ड खोला तो वो शरीम का था। कपड़े बेअहतियाती से अधर अधर बिखरे हुए थे। कुछ देर यूनाई तकती रही और सोचती रही क्या उन्हें हाथ लगाए उन्हें छोने संभालने और सलीके से रखने का हक सिर्फ महरों का था और वो आज नहीं है। मलाल का आगाज पूरे जोबन के साथ होने लगा था लेकिन वो खुद को झटकती सारे कपड़े निकालकर एक एक चीज़ को सलीके से रखती गई। उस दौरान कितनी ही बार इसके दिल एक अलग ही ले पर धड़का कि ये शरीम के कपड़े हैं। वो उन्हें एक खास अंदाज में छूना सूंघना और महसूस करना चाहती लेकिन फिर दिमाग दिल के जज्बात को कचोके लगाता और वो बना किसी एहसास के इनकी तह लगाती रखती जाते। शरीम की वार्डरोब अच्छी तरह सीट करने के बाद उसने दूसरा खाना खोला। दूसरे खाने में महरीन के कपड़े थे जो बेहद सलीके से रखे हुए थे जैसे इस दिन के बाद से किसी ने उन्हें बखेरा नहीं लेकिन वो कुछ आगे कुछ पीछे जरूर हो गए थे। ऐसा लगता था कोई उस खाना को खोलता रहा है कपड़ों को छूता निकालता लेकिन फिर उन्हें वापस रख देता। वो समझ गई ये शरीम करता होगा क्योंकि उस कमरे को उसके अलावा कोई और इस्तेमाल नहीं करता। वो उन कपड़ों को एक एक करके निकालती बेड पर बैठ गया उन्हीं सेने से लगाकर बेअख्तियार होकर रुपड़ी से लगा जैसे एक एक चीज़ एक एक सोट में से महरीन की खुशबू आ रही है। काफ़ी देर इसी मुश्किल में लगी रही फिर कपड़े रखकर नीचे जूतों का पोर्शन सीट किया। सबसे नीचे सेफ लॉकर था। इसकी नज़र पड़ी इसे लगा जैसे वो खुला है लाक नहीं है। ज़रा सा आगे को खींचा वो पूरा खुलता चला गया। सामने ही एक सफ़ेद कलर का लिफाफा था। वो बिना कुछ देखे बंद करने लगी लेकिन न जाने किस एहसास के तहत उसने वो लिफाफा उठा लिया। लिफाफा उठाने की देर थी कि सामने लिखे अल्फाज इसे चौंका गए। तो मनफरह फ्राम महरीन मेरे लिए ख़त। महरों ने मुझे ख़त लिखा मुझे मिला क्यों नहीं। वो खुद से कहती बरता हैरत में डूबी लिफाफा उठाकर अनाबिया के पास आकर बैठ गई। एक नज़र अनाबिया पर डाली। वो म्यूजिकल पियानो से खेलने में मसरूफ थी जिसके बटन बहुत स्मूथी थे। अनाबिया के अंगली लगती बटन प्रेस होता और कोई भी पोएम स्टार्ट हो जाती। अभी पियानो पर रंगा रंगा रोसेस की मध्यम टोन बजते रही थी। वो आवाज़ आहिस्ता करके लिफाफा चाक करने लगी। अंदर मौजूद ख़त एक तवील ख़त था। इस्लाम अलैकुम मेरी अजीज़ अज़जान दोस्त, तुम सोच रही होगी आखिर मुझे तुमसे ऐसी क्या बातें करनी हैं जिसके लिए मैंने ख़त लिखा। हम फ्री जो बात मुझे तुमसे करनी है वो न मैं कॉल पर कर सकती थी न मैसेज पर और न आमने सामने। उस बात के लिए सिर्फ ख़त का सहारा लिया जा सकता है। सबसे पहले तो मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करूँगी इतना प्यारा हमसफ़र इतना अच्छा साथी मुझे तोहफ़ा देने के लिए। यकीना तुम सोच रही होगी कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा क्यों कर रही होंगी और तुम सिर्फ सोच नहीं रही होगी बल्कि शक का शिकार हो गई होगी कि क्या महरीन को सब पता चल गया तो हम मेरी जान में सब जान गई हूँ। अरे रखो गुस्सा न होना और नहीं बेचारे मेरे शोहर को कुछ कहना वो तो बहुत अच्छे ही उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। ये सब मुझे किस तरह पता चला मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। पहले तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हारा हक नहीं बनता था कि तुम मुझे बताते मुझसे शेयर करते। एक ही लम्हे में तुमने मुझे हर रिश्ते से पराया कर दिया। तुम तो कहती थी सबसे पहले मुझे बताओगी फिर मुझे क्यों नहीं बताया। खैर फ्री में ये ख़त किसी भी किस्म के शिकवे या शिकायत या तुमसे नाराज़गी के इजहार के लिए नहीं लिख रही। अरे पागल मैं भला तुमसे क्यों नाराज़ होंगी। नहीं न तो मैं तुमसे नाराज़ हूँ न शरीम से। मैं शरीम से क्यों नाराज़ हूँ। वो तो उस दुनिया का सबसे अच्छा शोहर है।
तमही पता है फ्री शादी की पहली सुबह ही उसने मुझसे वादा लिया था कि हम एक दूसरे से लड़ भी लेंगे, रोटेगी भी मनाएंगे भी एक दूसरे को, लेकिन कभी भी आखिरी सांस तक न एक दूसरे से बेवफाई करेंगे, न शक करेंगे, न बदगुमान होंगे, न बेएतबार होंगे। और उसने उस वद्दे को निभाया। मैं इसके सामने बैठकर तुमसे बातें करती, लेकिन न उसने कभी मुझे रोका। जानता था कि मुझे बुरा लगेगा कि मुझे मेरी दोस्त से बात करने से मना कर रहा है। फ्री कितनी आला ज़र्फ़ी दिखाई है ना मेरी शोहर ने। तमही पता है फ्री आई लो हम। मैं उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ। पता नहीं वो मुझसे मोहब्बत करता है या नहीं, लेकिन आज मुझे कह लेने दो कि शरीम ने मुझे उन 2-2.5 सालों में वो प्यार वो अस्त वो मान दिया है कि अगर इसे मोहब्बत नहीं भी कहते तो मैं यही कहूँगी, मेरे लिए यही बहुत है। तमही पता है फ्री वो कहता है इसे मुझे देखना, मुझे सुनना, मुझसे बातें करना अच्छा लगता है। वो कहता है सुबह खिलते ही पहला चेहरा तुम्हारा देखता हूँ तो सुकून आता है। वो कहता है इसे मेरी हाथ की बनाई हुई हर चीज मजा देती है। वो कहता है घर से निकलते हुए वो मुझे मुस्कुराता देखना चाहता था, ताकि बाहर पूरा दिन मुस्कुराता चेहरा इसके जहन की ज़ैनत बना रहे। वो कहता है घर में दाखिल होते ही तमही खुद के लिए तैयार देखकर अपने ऊपर फख्र होता है। वो कहता इसे मेरे साथ रात की चांदनी में इकट्ठे चाय पीना अच्छा लगता है। वो कहता है इसे मेरे साथ बारिश में भीगना अच्छा लगता है। वो कहता है मेरा हाथ पकड़कर धीमी चाल से वॉक करना और खामोशी में एक दूसरे को महसूस करना इसे अच्छा लगता है। तमही पता है फ्री जब मैं बीमार हो जाती हूँ ना, और बीमार भी क्या, जरा सा खांसी नज़ा भी हवज जाए, मुझे कोई काम करने देना तो दरकिनार खाना भी अपने हाथ से खिलाता है। अनाबिया के वक्त पर उसने किस तरह मेरा ध्यान रखा मैं तमही बता नहीं सकती। खाना पीना दुआएं हर एक चीज का खुद से ख्याल रखा। मनफरह अगर उस सब को मोहब्बत नहीं कहते तो फिर मोहब्बत किसे कहते हैं? लोगों की नज़र में ये मोहब्बत नहीं होगी, मगर मैं महरीन शरीम मुल्क बबांग देह कहती हूँ मेरा शोहर मुझसे मोहब्बत करता है। उसने मुझे अपने दिल और घर दोनों की मलिका बनाकर रखा है। वो आई लो नहीं कहता तो क्या हवा, इसका एक एक अमल एक एक कवल मुझसे मोहब्बत का इजहार करता है। अनाबिया की पैदाइश पर वो कितनी ही देर तक मेरा शुक्रिया अदा करता रहा था। उसने कहा था आज तुमने मुझे वो खुशी दी है कि उसके बाद मेरे दिल में तुम्हारा मकाम और बढ़ गया है। जब मैं कमरे में गई तो पूरा कमरा फूलों से भरा हुआ था। मुमा ने बताया सब शरीम ने अकेले किया है। उसने मुझे सोने के एयररिंग्स गिफ्ट किए। फ्री में तमही क्या क्या बताऊं जो तमही यकीन दिला सके कि वो मुझसे मोहब्बत करता है। मुझे पता है तुम रो रही हो ये सब पढ़ के, इसलिए कि तुम खुश हो कि शरीम ने मुझे इतना खुश रखा। तुम खुश होना मुझे खुश देख के अब मैं भी तमही खुश देखना चाहती हूँ। तुम यकीनन सोच रही होगी कि ये सब कुछ मैं तमही क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है जब तमही ये पता लगेगा कि मैं हकीकत जान गई हूँ तो तुम्हारा सबसे पहला फसा बेचारे मेरे शोहर पर निकलेगा, क्योंकि तमही लगेगा उसने मुझे जानबूझकर ये सब बताया है। तुम चीखोगी चलाओगी उस पर, इसका ग्रीबान पकड़ोगी और कहोगी कि क्यों बताया महरीन को ये सब, क्यों तुम हो ही धोखाबाज दगाबाज, पहले क्या हवा वद्दा भी तोड़ा और अब दोबारा यकीनन तुम्हारा मेरी दोस्त से दिल भर गया होगा, आज़ादी चाहिए होगी उससे तमही, इसीलिए तुमने ये सब इसे बता दिया। तो मेरी प्यारी दोस्त मेरे बेचारे मासूम शोहर ने मुझे कुछ नहीं बताया। हम उन साहब से थोड़ी सी गलती हुई, लेकिन ये गलती नहीं, ये तो अल्लाह की तरफ से मुझ पर बहुत बड़ा करम हवा कि वो अपना पुराना मोबाइल स्टडी में भूल गए जो अल्लाह ने मुझे दिखा दिया। उसमें तुम्हारी ही यानी मेरी प्यारी दोस्त की तस्वीर और मैसेज थे। वो पढ़ लिए और उस राज का हिस्सा बन गई जो तुम दोनों ने मुझसे छुपाया। यकीन करो फ्री वो सब जान के एक लम्हा के लिए भी मेरे दिल में तुम्हारे और शरीम के लिए गलत ख्याल न आया, बस एक सदमा था, बस एक। मुझे बता देते दोनों में कोई हिल निकाल लेती मुझसे छुपाया क्यों। लेकिन मुझे मालूम है हम तीनों की किस्मत में ये सब होना इसी तरह लिखा था। मेरा दामन शरीम ने अपनी सच्ची वफा और परखलूस मोहब्बत से भर दिया है। मेरे अंदर मोहब्बत की जरा भी तशंगी नहीं है। जो मोहब्बतों से हमेशा तही दामन रही है, अब इसका हक है कि इसकी मोहब्बत इसे लौटाई जाए। हम मनफरह अब तुम्हारा वक्त है कि तुम जिंदगी से अपना हक, अपनी खुशी, अपनी मोहब्बतें पूरे इस्तेहकाक से वसूल करो। इसीलिए मेरी अगली बात पूरे ध्यान से पढ़ना। जो ज़रूरी बात मुझे तुमसे कहनी है मनफरह वो अब कह रही हूँ। मैं मजीद तमही तन्हा नहीं देख सकती। तुम्हारी तन्हाई और खुद शरीम के साथ हंसी खुशी रहना उस से अच्छा मेरे लिए मर जाना है। ये 2 दिन मैंने बहुत अजीब में गुजारे हैं।
सिर्फ उस बात को लेकर कि अब मैं मजीद तुम दोनों को एक दूसरे से दूर नहीं देख सकती। तमही शरीम की जिंदगी में वापस आना होगा हम मनफरह, यही चीज़ हम तेनों के लिए खुशी और तस्कीन का सबब है। परेशान मत हो, मैं कहीं नहीं जा रही तुम दोनों को छोड़कर। इस्लाम ने 4 की इजाज़त दी है तो क्या शरीम 2 शादियां नहीं कर सकते? मुझे यकीन है हम दोनों एक दूसरे की सोकन बनकर भी बहुत खुश रहेंगे। शरीम तो अब भी मेरे सिंग खुश हैं, आखिर में हूँ ही इतनी अच्छी। लेकिन मैं अब तमही अकेला नहीं देख सकती। उस खत के मिलते ही मुझे तुम्हारा जवाब मुसब्बत चाहिए। अगर तुम्हारा जवाब नहीं है तो फिर सुन लो, मुझे भी शरीम के साथ नहीं रहना। मैं खला ले लोगी और अगर उसने मुझे डायोरिस न दी तो मैं अनाबिया को लेकर कहीं दूर चली जाओगी। तुम्हें मानना होगा हम सब के लिए। शरीम की दूसरी बीवी बनकर और मेरी सुतन बनकर उस घर में आना होगा। हम बहुत खुश रहेंगे मनफरह। वरना तुम सोच लो मनफरह, उस बार मैं भी वही करूंगी जो मेरा दिल चाहेगा। और तुम्हारे ना करने से, मेरी चले जाने से शरीम अकेला रह जाएगा। हम दोनों तो सारी जिंदगी इसे याद करेंगे ही, लेकिन मैं यकीन से कह सकती हूँ वो भी हम दोनों को याद करते जिंदगी गुजार देगा। सोच लो और मुझे एक हफ्ते में जवाब दो। शरीम और बाकी घर वालों को मनाना मेरा काम। अपना ख्याल रखना। शरीम से नाराज होने, उससे बदगुमान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वो तो ये सब चाहता भी नहीं था कि मुझे पता चले। मेरी ऑफर कबूल कर लो वरना मुझे और बिया को भूल जाओ। अल्लाह हाफ़िज़। तुम्हारी दोस्त महरीन मुल्क। कहीं रोते रोते आसूदगी से मुस्कराते पढ़ते पढ़ते खत का इख्तिताम हुआ तो आखिर में वो खत हिथीलियम मैं दुबा कर सिस्ट कर रो पड़ी। इसे रोता देखकर अनाबिया खिलौने छोड़कर एकटक इसे देखने लगी। मनफरह ने आंसू पूछते बाजुओं में इसे उठाया और इसे देखते कहने लगी, आपकी मामा को कम अज कम मेरा इंतजार तो करना चाहिए था। मैं इसकी हर ऑफर हर बात मान लेती, बस मुझे उस तरह छोड़कर ना जाते। हम सब साथ रह लेते और मुझे यकीन है अल्लाह के फजल से हम खुश रहते। लेकिन आपकी मामा वो तो पहले ही चली गईं। वो अनाबिया को सीने से लगाकर एक बार फिर फोट फोट कर रो पड़ी। कुछ देर बाद जब दिल को कदरे सुकून मिला तो खत और अनाबिया को उठाए अलमारी बंद करके नीचे आ गई। सत्ताड़ा 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 सत्ताड़ा। शरीम घर आया तो थकन में मारे बुरा हाल था। आज एक साथ कई मीटिंग्स करना पड़ी थी। घर पहुंचा तो लाउंज में ही मनफरह से सामना हो गया। सलाम करता सोफे पर बैठा, थकन इतनी थी कि आज खिलाफ मामूल अनाबिया को गोद नहीं उठाया था। मेज पर चाबी, वाल्ट और मोबाइल रखकर खुद सोफे पर गिरने के से अंदाज में बैठा। वो कठोर बनी की निंखियों से देखती रही। शरीम का हाथ अब आहिस्ता आहिस्ता अपने सर को दुबा रहा था। इसका दिल किया वो उठे और जाकर इसका सर दुबा दे। शरीम पहले भी जब बहुत थका हुआ होता तो इसी तरह आकर बैठ जाता था। वो या तो खामोशी से उठकर किचन में चली जाती या फिर अनाबिया के साथ खुद को उस तरह मसरूफ कर लेती कि इसको लगे इसे इसकी थकावट का इल्म ही नहीं। लेकिन ये सब तब तक था जब दिल पर बदगमानियों के बादल छाए थे। अब तो दिल दिमाग सब इस तरह साफ था जैसे बारिश के बाद बादल नखरे नखरे और मतला बल्कल साफ हो जाता है, बल्कल इसी तरह अब इसका अपना मन भी शरीम के लिए बल्कल साफ हो गया था। शरीम अपना एक हाथ आहिस्ता आहिस्ता अपने माथे पर फेर रहा था जब इसे अपने माथे पर किसी के हाथ के लम्स का एहसास हुआ। उसने पिट से अपनी आंखें खोलीं और आंखों के आईन सामने इसे जो चेहरा नजर आया तो इसका सारा जिस्म ही एक सकते की हालत में चला गया। बल्कल साकत आंखों से बना पलक झपकाए वो इसे देखता रहा और वो दुश्मन जान दुबा तो इसका सर रही थी, लेकिन देख इसकी तरफ नहीं बल्कि सामने देख रही थी। कितने ही पल ऐसे सरक गए जब शरीम को अपनी आंखों देखे पर यकीन आ गया। दिल को एक गोना सुकून मिला तो आहिस्ता आवाज में कहा, बस ठीक है। मनफरह हट गई। कुछ देर होंठ काटते सोफे के पीछे ही खड़ी रही, फिर हाथों के बीच एक कागज दुबाए इसके बराबर वाले सोफे पर आकर बैठ गई। पहले वो उस तरह इसके आसपास भुटकती भी न थी, इसीलिए शरीम को इसका उस तरह बैठना हैरान कर गया। वो सवाल करने ही लगा था जब मनफरह उठी और इसके सोफे के सामने रखी मेज पर वो कागज लौकर रख दिया और खुद अंगलियां चटखाती अनाबिया का काट अपने पास रखकर दोबारा अपनी जगह पर बैठ गई। शरीम ने इसे अंगलियां चटखाते देखा तो गुजरा एक मंजर आंखों के सामने आया और वो समझ गए कि वो कुछ कहना चाहती है और शायद परेशान भी है, क्योंकि वो अंगलियां तभी चटखाती है जब इसे कुछ कहना हो। पहले तो इसे समझ न आया, वो कभी उस कागज को देखता कभी सामने बैठी मनफरह को। मैं मेहरों की वार्डरोब साफ कर रही थी तब इसमें से ये मिला, आप पढ़ लें। मनफरह की आवाज पर उसने झट से वो लिफाफा उठाया।
जूं जूं पढ़ता गया कभी इसके लिखे अल्फाज आसूदगी से मुस्कुराने पर मजबूर करते तो कभी हरक जाता और दोबारा पढ़ता और सोचने लगता कि जब उसने ये बात इसे कही थी तब क्या हालात थे, क्या वक्त था। और उन यादों के दरमियान गुजरते खत पूरा हवा। खत के इख्तिताम पर उसने सिख की एक लंबी सांस ली और मनफरह को यूं देखा जैसे कह रहा हो, क्या भला मैं गलत था? क्या जो कुछ तुमने मुझे कहा वो सही था? क्या वाकई मैं ऐसा हूँ जो तुमने मुझे कहा? वो तनबीही नज़रों से मनफरह को देख रहा था जब इसे मनफरह की आवाज़ आई, मैं आपसे सॉरी नहीं कहूँगी। क्या? शरीम को 100 वाल्ट का झटका लगा क्योंकि इसके तो वहम व गुमान में भी न था कि वो अगर कहेगी भी तो ये कहेगी। इसे तो लगा था कि अब मनफरह इसे अपने किए पर एक्सक्यूज करेगी। लेकिन वो तो शायद भूल गया कि वो महरीन नहीं मनफरह है। हालांकि तमही मुझे सॉरी कहना चाहिए। उसने एक आबरो आचका कर इसे देखा। क्यों कहूँ मैं आपका सॉरी? गई तो मेरी दोस्त आपके साथ थी, ना आपको इसका ख्याल रखना चाहिए था? आपकी जरा सी लापरवाही मुझसे मेरी इतनी अच्छी दोस्त, मेरा सबसे करीबी रिश्ता, सबसे मुख्त साथी मुझसे छीन कर ले गई। वो एक बार फिर रोने लगी थी, और कौन जाने कि ये रोना पिछले हर रोने पर भारी था, क्योंकि उस बार वो इसके सामने रोई थी जिसके कांधे लगकर रोना वो कब से चाह रही थी। कौन जाने कि उस बार की गिरिया बाजारी में किस कदर शदत थी, क्योंकि अब वो जिसके सामने रोई थी इसका दुख और अपना दुख साझा था, वही तो समझ सकता था इसके दुख को। वो रो रही थी, सिसक रही थी। शरीम से मजीद न देखा गया तो इसके पास जाकर इसका सर अपने कांधे से लगाया और आहिस्ता से अपना हाथ इसके सर पर फेरने लगा, फिर कहा, रो लो मुन्फी, मुझे पता है तुम अभी तक खल कर रो नहीं सकी। मुझे पता है तुम अभी और रोना चाहती हो इसके जाने पर। और मैं तुम्हें एक बात बताऊं, अभी तो मैं भी रोना चाहता हूँ। मेरे आंसू भी अभी चाहते हैं कि किसी ऐसे के सामने बहें जो इनके बहने की शदत को समझ सकी। और वो तुम ही हो यार। वो बोलते बोलते खुद भी रुक पड़ा। ये आखिरी रोना था इसकी याद पर, इसके जाने पर मातम का रोना। ऐसा नहीं था कि अब वो कभी उसके लिए रोएंगे नहीं, लेकिन ऐसे नहीं कि जैसे ये उस पल था जब दोनों ही ढेर सारा रोकर अपना दिल खूब हिलका कर चुके। तो पहले मनफरह उससे अलग हुई। मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ, आप फ्रेश होकर आईं। वो चेहरा मोड़ कर जाने के लिए उठी, लेकिन इसके जाने से पहले ही शरीम ने इसका हाथ पकड़कर इसे रोक लिया। मुन्फी, बैठ जाओ, पहले मुझसे बात करो, मुझे जो जो कहना है कहो, लेकिन प्लीज उस बार दिल साफ करके जाओ। अब तो तुमने महरो का लिखा खत भी पढ़ लिया, फिर भी बदगुमान हो मुझसे। वो इसका चेहरा एक तक देखते बोल रहा था। मनफरह वापस सोफे पर बैठ गई, लेकिन नजरें न उठाईं। नजरें नीचे रखकर अनाबिया को देखती रही। परेशान थी, बहुत कुछ कहना चाहती थी शरीम से, और परेशानी में अपनी अंगुलियों से जंग करना इसकी पुरानी आदत थी। लेकिन उस वक्त मसला ये था कि एक हाथ शरीम के हाथ में था, लिहाजा एक ही हाथ की अंगुलियां आपस में तोड़ मरोड़ करने में मसरूफ थीं। शरीम इसकी हरकत को देखता रहा, होंठों पर मुस्कुराहट रेंग गई। फिर कहा तो जो कहा वो मनफरह को चमकाने के लिए काफी था। अंगुलियां टूट जाएंगी, और फिर तुम मेरे लिए टूटी अंगुलियों के साथ काम कैसे करोगी? मुझे अपने कामों के लिए एक नौकरानी रखना पड़ेगी, फिर अगर वो मुझे पसंद आ गई तो? अब वो सामने थी तो मुंह भला संजीदा कैसे रह सकता था। उसने चौंक कर झटके से सर उठाया, शरीम को देखा तो वो नम आंखों के साथ चेहरे पर मुस्कुराहट लिए इसे ही देख रहा था। इसकी बात मनफरह को पिछली एक मुलाकात याद करा गई। वो जरा की जरा आगे हुई, शरीम की आंखों में झांका और फिर कहा, तो मिस्टर शरीम, मुल्क उस बार में सिर्फ इसकी ही नहीं बल्कि आपकी अंगुलियां भी तोड़ दूंगी। एक जानदार काका शरीम की तरफ से वसूल हवा था। हंसते हंसते इसकी आंखों के किनारे भीग गए। अनाबिया जो अभी तक काट के ऊपर लगे खिलौने से खेलने में मसरूफ थी, अब चौंक कर अपने बाबा को पट्टी पट्टी आंखों से देख रही थी। मनफरह ने इसे गोद उठा लिया ताकि अपनी बातों में इसे भी शामिल कर सकी। वैसे अगर बुरा न मानो तो एक बात कहूं, शरीम ने अनाबिया के गाल पर हल्की से चुटकी काटते हुए कहा। आपका हदी बुरा न मानना या मानना उस बात पर मुनहसिर है कि कैसी बात है। शरीम को तंग करना इसे भी खूब आता था। उसने मुझे कभी ऐसे नहीं कहा। न तुम्हारी तरह। अब तुम तो मेरी अंगुलियां ही तोड़ दोगी। वो तो मुझे तकलीफ देने का सोच भी नहीं सकती थी। शरीम किसी गहरी सोच में डूबकर एक याद के ज़ेर असर चला गया जब इसे मनफरह की आवाज़ आई। याद आती है ना आपको भी वो शरीम को देखती सवाल कर रही थी। हम मुन्फी, तुम्हारी वो दोस्त थी। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारा दुख इसके चले जाने पर, लेकिन मुन्फी मेरी तो वो बीवी थी। हमने कितना वक्त बहुत अच्छे अंदाज में गुजारा है। मैं इसे कभी भी नहीं भूल सकता। आंखें किसी गैर मरई चीज को देखते किसी याद में चली गई थी।
मुझे बताएं ना शहरी, आप इसके साथ अच्छे से रहे ना। मेरा मतलब कैसा रिलेशन था आप दोनों को? मुझसे इसकी बातें करें ना प्लीज। किसी छोटे बच्चे की तरह मचलते हुए उसने शरीम से कहा। तुम जलोगी मेरे मुंह से इसकी बातें सुनकर। नो जेल्स। शरीम ने नजरें इसकी नजरों से मिलाईं। हाँ, मैं जलूंगी उससे। मैं जेल्स होंगी अपनी दोस्त से। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे तो अभी आपसे इसकी बहुत सारी बातें करनी है। इसे सदमा हवा था जेलसी का सुनकर। तुम वाकई जेल्स नहीं होगी? मतलब कि अपने शोहर से किसी और लड़की का नाम इसके जिक्र सुनकर। शरीम को तो उससे भी बड़ा सदमा हवा। मिस्टर शरीम, मुल्क वो कोई और लड़की नहीं, मेरी बहन, मेरी दोस्त, मेरा सब कुछ थी। मैं उससे क्यों जलने लगी भला? इसकी यादों और आपसे इसकी बातों के सहारे ही तो अब जिंदगी गुजारनी है। मनफरह ने अनाबिया को सीने से लगाते हुए कहा। एक बात कहूँ मनफरह, मैं उन सब में कहा हूँ। तुम दोनों ही हो बस। तुम्हारा जब दिल चाहा तुमने इसे शादी करवा दी, इसका जब दिल चाहा वो मुझे छोड़ गई। अब भी तुम मेरे पास हो तो इसकी निशानी संभालने के लिए। मेरा औजूद, मेरी मोहब्बत तो कहीं भी नहीं है। कहीं भी नहीं। वो खाली नज़रों से मनफरह को देखने लगा और यही वो वक्त था जब मनफरह को लगा इसे भी ज़रूरत है किसी चाह की, किसी इजहार की, और अगर अब भी इसे सब न बताया तो वो शायद हमेशा तशना ही रह जाएगा। और तशंगी इंसान को खोखला कर देती है। वो चुपचाप शरीम को देखती रही जो इसे ही देख रहा था। आपसे किसने कहा शरीम आप कहीं भी नहीं? उसने आगे बढ़ के शरीम का हाथ अपने हाथों में लिया और फिर गुया हुई। आप तो वो मर्द हैं जो बीक वक्त दो लड़कियों के दिलों पर हुक्मरानी करते रहे। शरीम, में ये बातें आपसे कभी न कहती, लेकिन अब आप मेरे मुहर्रम हैं, मैं ये सब बुला झिझक कह सकती हूँ। शरीम, मैंने आपको महरों को जरूर गिफ्ट कर दिया था, लेकिन मैंने आपको छोड़ा नहीं था। वक्त थम गया। सांसों की आवाज थी और बस इसकी आवाज, जो आज सब कह देने को तैयार थी। इसे गुमू नहीं था का वो मनफरह यासिर भी अपनी मोहब्बत का कभी उस तरह इजहार करेगी। मैं आपका छोड़ ही नहीं सकती थी। पहली मोहब्बत लोग भूल जाते होंगे, मगर मैं कैसे भूलती? मेरी जिंदगी में न आपसे पहले कोई मर्द था, न आपके बाद। मोहब्बतों की कमी तो हमेशा ही मेरे इर्द गिर्द रही थी। ऐसे में मैं आपको भूल जाती, ये तो ऐसा ही है ना जैसे मैं सांस लेना भूल जाते। वो न रो रही थी न हंस रही थी, बस इसकी आंखों में देखकर अपने सच्चे जज्बों का एतराफ कर रही थी। मैं आपको भूली नहीं थी, लेकिन हाँ आपको सोचती और याद नहीं करती थी, क्योंकि आप पर किसी और का हक हो गया था। और भला ये क्या बात की आपने कि महरों के लिए भी आप कुछ न थे? चली ठीक है, मुझ पर, मेरी बातों पर, मेरे जज्बे पर यकीन न करें, लेकिन महरों से बदगुमान न हूँ। वो तो आपसे इश्क करती थी। अब मुझसे जब बात करती इसके पास सिर्फ आपकी बातें होती। कितनी मोहब्बत से वो आपका नाम लेती, जिक्र करती। आप तो खुशकिस्मत हैं जो इतनी मोहब्बतें आपका मक़्सद ठहरें। वो इसकी आंखों को देखकर मुस्कुरा रही थी। एक फसूं था उन लम्हों में, लेकिन वो फसूं उस वक्त टूटा जब शरीम की शरारती रग फड़की। हम, लेकिन एक बात तो सच है। पूछो क्या? क्या? वो ज्यादा अच्छी थी तुमसे ज्यादा। वो ज्यादा मोहब्बत करती थी मुझसे तुमसे भी ज्यादा। वो ज्यादा खूबसूरत थी तुमसे भी ज्यादा। अब जलो मत प्लीज। शरीम ने एक हाथ से बदबू उड़ाने की अदाकारी करते हुए कहा। तो आपका लगता है मैं उससे जलूंगी? हाँ शरीम, आपकी ये बात हर बार मुझे सदमे में मुबतला कर देगी कि मैं मनफरह उससे जलूंगी जिसकी जिंदगी का एक लाजमी जुज़्व इसकी दोस्त थी। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, वो वाकई मुझसे ज्यादा अच्छी थी, हर लिहाज से। मनफरह ने उठते हुए किचन का रुख किया। वो इसके पीछे ही अनाबिया को गोद में अटकाए में चला आया। क्या पकाया है? खदाया कड़वे करेले न खा लाना। तुम्हें पता है मेरी बीवी रोज मुझसे पूछकर मेरी फरमाइश पर खाना बनाती थी, और एक तुम हो रोज अपनी पसंद का अलहम शलहम खिला देती हो। वाकई वो बहुत अच्छी थी। अनाबिया को पकड़े वो मुंह के जाविया बगाड़ते हुए कह रहा था। शरीम, मी ने ये चम्मच आपके सर पर मार देना है। व्लामी ने एक दिन भी आपका कोई अलहम शलहम नहीं खिलाया। रोज आपकी पसंद का खाना खिलाती रही हूँ आपको। उसने सालिन निकालने के लिए चम्मच उठाया, मगर पहले इसे वार्म किया। हम, ठीक है, सब मेरी पसंद का था, लेकिन कभी ऐसा भी तो हो सकता है ना, जो तुम बना रही हो मुझे वो न खाना हो, कुछ और खाना हो। बंदा पूछ ही लेता है आप क्या खाएंगे। महरो तो रोज पूछती थी। आखिर में फिर महरो का हवाला दिया, जानबूझकर वो इसे चढ़ाना चाहता था, हालांकि जानता था सारी जिंदगी भी अगर वो सिर्फ इसकी बातें करेगा तब भी न जेल्स होगी न चढ़ेगी। हम तो बंदा खुद ही बोलते मुझे ये खाना है। महरो से भी तो बोलते होंगे ना आप? सालिम डिश में निकालते हुए कहा।
मुझे डर लगता था मैं तुमसे कोई बात करूं और तुम मुझे झड़क दो, मुझे फिर से इल्जामात की जद में ले आव, मुझे बेवफा, दगाबाज और धोखेबाज कहो, इसीलिए खुद से तमही मुखातब नहीं किया। वो अनाबिया को गोद में लिए इसे देखता संजीदगी से कि रहा था। मनफरह को इसके अलिफाज से अपनी गलती का एहसास हुआ। डिश सलीब पर रखती वो इसके पास आई, इसका बाजू पकड़ा और कहने लगी, आई एम सॉरी शहरी, मैं उस दिन बहुत टूट गई थी, बखर गई थी, मुझे सारी हकीकत नहीं मालूम थी। मुझे लगा शायद वो उस बात को सह न सकी और मुझे छोड़ गई, इसीलिए वो सब आपका कह दिया। दोनों आमने सामने खड़े थे, बीच में अनाबिया थी जो कभी शरीम को देखती तो कभी मनफरह को। हिल्की हिल्की हूँ हाँ की आवाजें भी निकालना शुरू कर दी थीं। मैं भी तो टोटा था न बखरा था। मेरे सामने खून में लेपत गई थी मुनफी वो, मेरे हाथों में दुम तोड़ा उसने। मैं चीख रहा था, चला रहा था महरो महरो, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी, आंखें बंद की और चली गई। कितना खून था मुनफी उस वक्त, क्या हालत थी मेरी, मैं तमही बता नहीं सकता। और फिर तुम्हारे अलिफाज, तुम्हारे इल्जाम ने मुझे और तोड़ दिया। वो फिर रो रहा था और साथ में मनफरह भी। मनफरह ने अपने हाथ से इसके आंसू साफ किए, एक हाथ इसके गाल पर रखा, फर कहा, क्या मुझे मुआफ नहीं करोगे शहरी, हम मिलकर इसे याद क्या करेंगे, इसकी बातें करेंगे, लेकिन आज के बाद हम दोनों एक दूसरे को उसके चले जाने का इल्जाम नहीं देंगे। मुझे दिल से मुआफ कर दो ना हलेज। हम ठीक है बाबा, कर दिया, लेकिन अब इतना तो न तड़पाओ। जब से आया हूँ सिर्फ बातों से पेट भर रही हो। वही मुझे भूख लगी है। मेरी बीवी अच्छी थी, मेरे आते ही गर्मा गर्म खाना मेज पर सजा देती थी। वो फिर इसे देखकर मुंह के जाविया बगाड़ते बोला, हा 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 हा, खुद मुझे बातों में लगाते हैं अनाबिया आपके बाबा, और इल्जाम भी मुझे दे रहे हैं। उसने अनाबिया की तरफ देखकर कहा, जो मुझसे उन्हीं बातें करता देखकर इनकी बातों में साथ शामिल होना चाहती थी। तुमसे कंती मानूस हो गई है ना मुनफी, ये बलकल महरों की तरह। शरीम अब इसकी नाक से अपनी नाक रगड़ता खेल रहा था। क्या नहीं होना चाहिए, क्या मैं इसकी मुंह नहीं हूँ शहरी। बर्तनों को मेज पर सजाती बोली, अरे ये किसने कह दिया, बलकल तुम इसकी मुंह हो, और इसके आने वाले बहन भाइयों की भी। चेयर खींचकर बैठते हुए मुस्करा कर मनफरह को देखा, जहाँ शर्म व हिया के रंग बिखरे थे। वो जो सालिन की डिश रखकर बैठने लगी थी, इसकी बात सुनकर किसी और चीज को लाने के बहाने दोबारा किचन में चली गई। वो इसकी उस हरकत को समझता काफी महजूज हवा। खाना इसी तरह एक दूसरे को तंग करते प्यार मोहब्बत लटाते खाया गया। इसके बाद मनफरह ने शरीम से कहकर इस्लामाबाद सब लोगों से बात की। वीडियो कॉल पर सब उन दोनों को साथ देखकर बहुत खुश थे। मनफरह को एक गिल्ट सा था कि वो सबसे मुआफी मांगना चाहती थी शादी वाली बात पर इतना तंग करने के लिए। इसने नाना अबू सास सिसिर से मुआफी मांगी, उन्हें जल्द इस्लामाबाद आने का कहकर कॉल खत्म कर दी। इसके बाद अजीम हाउस सबसे बात की। शुमसा बेगम और अजीम अंकल इसे खुश देखकर बहुत खुश हुए। उन्हें खुशी थी कि इनकी बेटी की आखिरी निशानी का बलकल मुंह की तरह ख्याल रखने के लिए मनफरह इसके पास मौजूद है। सब से बात करके इसे एक दिली सुकून मिला था। शरीम मुसलसल इसे तंग कर रहा था, जिस पर कभी वो हंसती कभी इसे घूरती। जहां इसके चेहरे पर खुशी लौट आई थी, वहीं मुल्क हाउस में जिंदगी लौट आई थी। चली अब मैं सोने चली, बाकी सुबह लड़लेगा मुझसे। अनाबिया को अब नींद आ रही है। उसने अनाबिया को कंधे से लगाकर सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ाया, जब इसे अपने अप से शरीम की आवाज आई, अहम अहम मैडम, आपका कमरा तो यहाँ नीचे है, आप ऊपर कहीं जा रही हैं? ऊपर तो आपके जकोटा जिन का कमरा है। जी बलकल मैं तो भूल ही गई कि ऊपर तो मेरे जकोटा जिन का कमरा है, और जनात को अकेले ही सोना चाहिए। सो मैं चली अपने कमरे में। सड़े आप अकेले? खफगी दिखाते कदम वापस मोड़ लिए। न हर्ज नहीं, अब तो न रहने दूं मैं तमही नीचे, अब तो जिनके साथ ही रहना पड़ेगा। चलो ऊपर। वो अनाबिया को इसकी गोद से लेकर इसका हाथ पकड़कर इसे ऊपर ले आया। कमरे में पहुंचकर वो अनाबिया को लिए बेड की तरफ बढ़ा, जब मनफरह ने इसे रोका। अरे इसे तो मुझे दे दी, आपको सोने नहीं देगी। मैं सला दूं इसे? ऐसे कैसे? इतने दिन से तुमने मेरी बेटी को मुझसे दूर कर रखा। हम साथ सोते थे हना बया, मामा को तो हम दूर कर देते थे कि हम बाप बेटी एक साथ सोएंगे, और मेरी बेटी मेरे जरा सा थपथपाने पर ही सो जाती थी। अब आप वहां जाकर लेट जाएं मिस, मी और मेरी प्रिंसेस साथ सोएंगे। शरीम इसे लिए बेड के एक तरफ लेट गए, जबकि मनफरह उन दोनों को देखकर मुस्करा दी और खुद भी आकर बेड के दूसरी तरफ बैठ गई। अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी जब शरीम और अनाबिया दोनों सो गए।
उन्हें सुकून से सोता देखकर मनफरह उठी। कंप्यूटर टेबल तक आई, एक डायरी पैड उठाया और एक पेन भी। सीढ़ियां उतरती आखिरी सीढ़ी पर बैठी और लिखना शुरू किया। मेरी दोस्त महरो, क्या लिखूं तुम्हें? मुझे पता है तुम ये सब पढ़ नहीं सकती, लेकिन फिर भी दिल चाह रहा है कि आज मैं तुम्हें लिखूं, बहुत लिखूं, वो सब कुछ जो मेरे दिल में है। महरो, तुमने उस जिंदगी में मेरे लिए बहुत कुछ किया। मुझे हर वो रिश्ता दिया जिससे मैं महरूम थी। तुम खुद तो मेरे लिए मेरा सब कुछ थी हैं, लेकिन तुमने मुझे बहन, भाई, मां बाप, हर रिश्ते का प्यार दिलवाया। और अब जाते जाते भी तुम मुझे हर रिश्ता दे गई, शोहर भी, बेटी भी, घर भी, सब कुछ मुझे दे दिया। मैंने तुम्हें कभी कुछ न दिया। महरो, मैं तुम्हारे लिए जिंदगी में कुछ न कर सकी, लेकिन महरो, मैं आज अपने रब से वद्दा करती हूँ, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी अमानत का खुद से बढ़कर ख्याल रखूंगी। इसे तकलीफ आना तो दूर की बात, हर मुमकिन कोशिश करूंगी कि इसे आंच भी न आए। इसकी हर जायज़ ख्वाहिश को इसकी तलब से पहले पूरी करने की कोशिश करूंगी। इसे खुशियों का एक जहन दूंगी। इसकी तरबियत इसी तरह करूंगी जैसे तुम्हारी चाह थी। इसे एक कामयाब इंसान बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। इसे एहसास तक न होने दूंगी कि मैं इसकी सगी मां नहीं हूँ। हाँ, लेकिन इसके शौर आने पर इसे बता ज़रूर दूंगी, ताकि वो तुम्हें दाऊं में याद रखे। और महरो, जेते जी मैंने तुम्हारे लिए कुछ न किया, अब बस मैं तुम्हें दाऊं का तोहफा दे सकती हूँ। हर दा में तुम मेरी शामिल रहोगी। सिर्फ अनाबिया की जिंदगी का ही खला पूरे करने की कोशिश नहीं करूंगी, अंकल आंटी, तुम्हारे बहन भाई, हर एक के लिए कोशिश करूंगी कि इनकी महरीन बन जाऊं। बस मैं यही कर सकती हूँ। तुम्हें कभी नहीं भूल सकती महरो, कभी नहीं, ना मैं और ना शरीम। तुम हमारी बातों में हमा वक्त मौजूद रहती हो और रहोगी। उस घर में, उस घर की एक एक चीज में तुम्हारा एहसास, तुम्हारी याद जुड़ी है। अपना वद्दा कोरा करूंगी इंशाअल्लाह। तुम्हारी मनफरह। पेन और डायरी पैड बंद किया और पूरे दिल से मुस्कराते कमरे की तरफ बढ़ गई, जहां जिंदगी अपनी खुशियों लिए इसकी मंतजर खड़ी थी। डैश 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 डैश। अरसा बैठ गए महरो की विफात को, लेकिन आज भी, चाहे वो इस्लामाबाद का बैग वाला हो, चाहे अजीम हाउस हो, या फिर चाहे मुल्क हाउस, उन तीनों घरों के मुकीन आज भी इसे नहीं भूले। इनकी बातों में, इनके मज़ाकरात में, सुबह व शाम में, हर खुशी व गमी में आज भी महरीन जिंदा है। सनो, तुम इसे भूल गए हो या इसे भूल जाओगे? खत्म शद।